नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का केजीएस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो ऐसे ही आज हमें टेस्ट नंबर 17 को डिस्कस करना है। सो अगेन इसको एज ऑलवेज हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में भाई, एक पार्ट में हम 1 to 50 एंड सेकंड में 51 to 100। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 17 है जिसे हमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन, कितने कथन सही है? संगम साहित्य पल्लव और चेर राजाओं के शाही संरक्षण में समृद्ध हुआ। तो अगर इसका आंसर देखोगे तो ये गलत है, क्योंकि मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फला फूला था संगम साहित्य, ना कि चोल और चेर और पल्लवों के। सभी संगमीय सभाएं मदुरै में आयोजित हुई, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सभी सभाएं, लाइक प्रथम सभा आपकी मदुरै में हुई थी, दूसरी सभा कपड़ापुरम में हुई थी, तीसरी इस संगम से केवल तोलकापियम साहित्य उपलब्ध, तीसरी संगम जो है तीसरी मदुरै में हुई थी। तो अगेन ये वाला ऑप्शन देखिए कितना एक्सट्रीम है, इसलिए अगेन दिस इज रॉन्ग। ये सही है, संगीत वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। केवल एक आंसर करेक्ट है इसमें से, याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री से भाई, सातवाहन से रिलेटेड। सातवाहन कॉइन हैव इमेज ऑफ शिप इंस्क्राइब ऑन इट, यानी कि जहाज के चित्र अंकित थे उनके सिक्कों पर। कनिष्क ने शकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उनके कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। तो ये देखिए तीनों के तीनों जो कथन है ये सही है। सातवाहन के सिक्कों पर जहाज के चित्र थे, कनिष्क ने शकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और कुछ क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त करी। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, यापनीय, यस यापनीय बुद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। ऐसे वर्ड्स को हमेशा नोट करते रहिएगा, क्योंकि यूपीएससी आज तक कैसा क्वेश्चन पूछता है कि जब भी क्वेश्चन जैन धर्म बौद्ध धर्म से आता है कि यह संप्रदाय किससे रिलेटेड है। ठीक है, यापनीय ये संप्रदाय किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव या कुछ और बोल देता है। ठीक है, बुद्ध ने कुशीनगर में महानिर्वाण प्राप्त किया, सभी को पता है भाई। हाँ, कुशीनगर में ही महानिर्वाण प्राप्त जो है, कुशीनगर में जो है आप देखोगे तो कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। तो बौद्ध धर्म का ये संप्रदाय नहीं है। जो यापनीय है ये एक्चुअली जैन धर्म का संप्रदाय है। सेकंड ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन भी सही है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का एक भाग है, तो थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ का एक पार्ट है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। केवल और केवल दो कथन इसमें क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं गुप्त काल की है? लच्छवी और नागाओं के साथ वैवाहिक संबंध, ठीक है, जाति व्यवस्था में कठोरता, देखिए ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ये वाला गलत है। नागाओं के साथ वैवाहिक संबंध, तो गुप्त वंश में लच्छी और नागा दोनों क्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध था, तो गुप्त वंश का। ठीक, तो अगर यहां पर देखेंगे कि गुप्त काल के दौरान ये वैवाहिक संबंध था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और मौर्य काल की तुलना में अधिक उदार प्रशासन था, ये भी इसका ठीक आंसर है। सो मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। तो ये इनकरेक्ट नहीं है, एक्चुअली ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से युद्ध और किस संधि पर जाकर निपट गए, है ना? जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पहले द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो गलत है। एक्चुअली द्वितीय आंग्ल जो है मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, और ये जो है 1784 में हुआ था। बाकी सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि पर आकर रुका, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है रुका आकर। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। इसलिए दो कथन यहाँ पर गलत है, एक कोई कथन केवल सही है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप जब पॉलिटी भी पढ़ेंगे और वहां पर जितने भी चार्टर एक्ट या मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और वहां पर साफ साफ भी लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता 4 सदस्यों के एक कार्यकारी परिषद का गठन किया। एक्चुअली ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। फिर उसके बाद चार्टर अधिनियम 1793 के तहत हुआ, यहाँ 1784 है एक्चुअली, 1793 के तहत ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 2 कथन गलत है और 1 कथन इसमें सही है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। आगरा और अवध 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो भाई रैयतवाड़ी जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने महालवाड़ी प्रणाली का विचार दिया, और आगरा और अवध 2 ऐसे जो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर महालवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू हुई थी। तो एक्चुअली यहां पर महालवाड़ी हुई थी प्रथा शुरू, और यहां पर जो है महालवाड़ी की बजाय महाराष्ट्र, असम, पूर्वी बंगाल में रैयतवाड़ी शुरू हुई थी। इसलिए दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों क्या है, गलत है, न तो 1 न ही 2। ठीक है, एरिया आपको याद हो गया होगा। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1833 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये गलत है। एक्चुअली 1833 नहीं, 1813 के चार्टर एक्ट ने, और 1793 में ऐसा हुआ। 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कृषि उत्पादकता में गिरावट हुई, इसलिए दोनों के दोनों कथन क्या है, गलत है। सो गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये पूछ रहा है कि मन्नार की खाड़ी, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, लक्षद्वीप समूह। मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, लक्षद्वीप समूह, उपरोक्त में से कितने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? तो भाई ये जो है, अगर आप देखोगे सी, यानी कि केवल 2। कौन कौन से? एक तो मन्ना जो है मैन एंड बायोस्फीयर में कौन कौन से शामिल हैं, यहां पर आपको दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, लक्षद्वीप समूह शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के दक्षिण भाग में उत्तरी भाग की तुलना में अधिक समय तक वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। मतलब दक्षिणी भागों में देखिए आप, मानसून का जब समय आता है तो यहां पर आता है ओवरऑल, यहां से ब्रांच होती है, बढ़ती है अलग अलग। तो दक्षिणी भाग में जो वर्षा आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उत्तरी भाग। उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, याद रखना। यस, क्वेश्चन नंबर 11, टेललेस हुलॉक गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र वानर है। तो ये बिल्कुल सही है, याद रखना। हुलॉक गिब्बन क्या एक वानर है, ठीक है, एकमात्र वानर है। सेकंड ऑप्शन गलत है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल नहीं है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, किस कैटेगरी में शामिल है, याद रखना, इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। इसलिए केवल कौन सा कथन गलत पूछा है, तो 2 कथन गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा कथन गलत है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो यहां पर साफ साफ पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला कथन गलत है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। गलती से ए दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, विशालकाय ग्रिज्ल्ड गिलहरी जो है, ग्रिजल गिलहरी जो है, उसके बारे में पूछा है कौन सा गलत है। तो यह आमतौर पर पूर्वी हिमालय, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है, तो गलत है। तो बेसिकली ये तमिलनाडु और मतलब साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, इसलिए कथन गलत है। बाकी ये वाला ऑप्शन सही है कि 1972 की शेड्यूल 1 में है, और इसी के साथ ये भी बता रखा है कि आईयूसीएन की नियर थ्रेटन यानी कि निकट संकटग्रस्त वाली श्रेणी में शामिल है। इसमें गलत पूछा है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एक कथन गलत है, एक कथन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त में से कितने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के स्रोत हैं? ठीक है, हीरे की खदानें, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, भूकंपीय गतिविधियां। तो जिनको भी नहीं पता है तो भाई यहां पर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे जो है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो गया, भूकंपीय गतिविधियां, पी वेव, एस वेव, सबको पता होगा। कितने कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं? कितने कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं? संगमरमर, बलुआ पत्थर। ठीक है, कायांतरित देखो 3 टाइप की चट्टानें होती हैं, अवसादी होती है, आग्नेय होती है, और रॉक्स जब आप पढ़ोगे, और आपकी कायांतरित होती है जो आपके टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाती है। तो मार्बल जो है 1, 3, 4 केवल सही है। एक मार्बल जो है, क्वार्टजाइट, हीरा जो है, ये क्या है आपके
कायांतरित है, लेकिन बलुआ पत्थर नहीं है। एक्चुअली बलुआ पत्थर क्या है आपका, बलुआ पत्थर क्या है, एक आपका अवसादी चट्टान है। क्या है, एक आपकी अवसादी चट्टान है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी केवल प्लेट की सीमाओं के पास पाए जाते हैं, प्लेट के आंतरिक भाग में नहीं। तो ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, गलत है। भैया आपने हॉटस्पॉट वाले एरिया नहीं देखे, ये कोई प्लेट के किनारे पे है क्या हवाई आइलैंड, वहां भी जो वोल्केनो मिल रहे हैं, तो बड़ा ही गलत स्टेटमेंट है ये। बाकी ये ठीक है कि सील्ड ज्वालामुखी अधिकांश बेसाल्ट से बने होते हैं, जो कि एक प्रकार का लावा है जो विस्फोटित होने पर अत्यंत तरल होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पूछ रहा है विशेषताएं। भूपर्पटी ठोस चट्टानों से बनी। मेंटल मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना। देखिए मेंटल निकल और फेरियम से नहीं बनता, ये एक्चुअली जो है कोड अंदर से ऐसी बनती है, ठीक है। और आंतरिक क्रोड़ की वजह से कह रहे हैं, क्रोड़ की वजह से, कोर की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड ऑप्शन गलत है, पहला सही है, थर्ड एंड फोर्थ भी गलत है। थर्ड एंड फोर्थ इसलिए गलत है क्योंकि बाहर कोर की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, और अंदर जो है ज्यादा चट्टान लेकिन शांत तरल पदार्थ से जो है ओवरऑल यहां पर देखोगे मेंटल यहां पर आ जाएगा, और ये जो है निफे से बनी है, ठीक। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। हाल ही में ब्लू ओशन इवेंट, देखो इस टाइप के वर्ड्स को नोट कर लिया करो, है ना, क्या पता कब कैसा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। हमें पता थोड़ी है, बस हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं साथ में, कि ऐसी संभावना है कि बन सकता है। एटलीस्ट जो हमारे खबरों में रहा है हम उसको यहां पर बना सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ए इज द करेक्ट आंसर। ये वह स्थिति है जब आर्कटिक महासागर ग्रीष्म ऋतु के दौरान बर्फ मुक्त रहता है, ठीक है। आर्कटिक ब्लू ओशन इवेंट क्या है, आर्कटिक महासागर ग्रीष्म काल के दौरान बर्फ से मुक्त रहता है, और ये क्या है, ओशन इवेंट, ब्लू ओशन इवेंट है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में थार मरुस्थल के मुख्य रूप से किस प्रकार के वातोड़ भूआकृति पाई जाती है, तो याद रखिएगा सैंड ड्यून्स यहां पर देखने को मिलते हैं थार डेजर्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि हिमनद उच्च भूमियों से अपर्दनात्मक विशेषताओं को उत्पन्न करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दो इसमें कथन सही है, पहला और दूसरा। हिमनद तराई क्षेत्र में निक्षेपात्मक विशेषता को उत्पन्न करते हैं। हिमनद में अपर्दन और निक्षेपण जो विशेषताएं परस्पर अनन्य होती है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, परामर्श का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत एक संवैधानिक परामर्श का अधिकार, राइट टू काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट इनकॉर्पोरेट अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसा हमें कहीं देखने को मिलता है क्या, तो परामर्श का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति को तब उपलब्ध होता है जब वह किसी जांच एजेंसी की हिरासत में होता है, ताकि उसे यातना सहित अन्य माध्यमों से आत्म दोषारोपण करने वाले बयान देने के लिए मजबूर होने से रोका जा सके। तो याद रखना राइट टू काउंसिल, काउंसिल के बारे में पूछताछ करने से पहले सलाह के लिए वकील से बात करना गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होता है। अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें, मतलब मे भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। केजरीवाल जेल में, बहुत सारे लोग जेल में गए, तो इस वजह से यहाँ पर जेल में जो है जब जाते हैं या कोई अपराध करता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार है, क्वेश्चन बन सकता है। एक कथन सही है, पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकल 20 याद रखना, एक अभियुक्त केवल पूछताछ के दौरान ही नहीं बल्कि पूरी जांच के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का हकदार होता है। सो इस बात में भी कोई समझ, इसमें भी जो है वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, ठीक है, संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं मिलता। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि केवल एक कथन सही है। सरकार की विधायी, कार्यकारी, न्यायिक शाखाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये देखिए कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है कि शाखाएं पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, मतलब अपने अपने फील्ड में काम कर रही होती है, जबकि हमको पता है कि जो आपका लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है वो दोनों मिलके काम करते हैं, ओवरलैप करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी सेकंड ऑप्शन, सरकार की शाखाओं के बीच नियंत्रण संतुलन के साथ भूमिका और जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है, बिल्कुल सही है। विधि की व्याख्या, उसे लागू करने की न्यायपालिका की भूमिका सीमित होती है, तो ये गलत है, ये गलत है।
न्यायपालिका कानून की व्याख्या उसे लागू करने में महत्वपूर्ण स्वतंत्र भूमिका निभाती है, सीमित भूमिका नहीं है। जुडिशियल रिव्यू किसी भी कानून को फंडामेंटल राइट के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है। एक्चुअली नेशनल पार्क में ऐसा होता है। ठीक है, रेत और पत्थर खनन की अनुमति होती है। ठीक है, बाकी सेकंड ऑप्शन मानव गतिविधि, एक्चुअली यह एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे याद रखें। अभ्यारण्य में किसी भी आर्थिक गतिविधि की अनुमति नहीं है, तो अभ्यारण्य में ऐसा गलत है, तो तीनों के तीनों ही गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कितने गलत हैं? तीनों गलत हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बायोम को प्रभावित नहीं करते हैं? दिन के प्रकाश और अंधेरे की अवधि, माध्य औसत तापमान, कौन से कारक बायोम को प्रभावित नहीं करते हैं? तो बायोम को तो भैया अगर देखोगे डी इसमें सही विकल्प है, सभी तीन जो कारक हैं प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तापांतर, विकास काल की अवधि, तो बायोम को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे अनेक कारक हैं जो बायोम के आकार, स्थान, चरित्र को प्रभावित करते हैं। दिन के प्रकाश, अंधकार की अवधि, मुख्य प्रकाश संश्लेषण की अवधि के लिए उत्तरदायी है। औसत तापमान, तापांतर, चरम परिस्थितियों का पता लगाने के लिए है। ठीक है, विकास काल की अवधि, वर्षन, कुल मात्रा, पवन प्रवाह, चाल, दिशा, अवधि, आवृत्ति शामिल, मृदा के प्रकार, ढाल, अपवाह तंत्र जैसे पौधे, जंतुओं की प्रजातियां आदि। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये यहाँ पर देखना है, यस 24। सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों को कठोर बना देती है, जिससे कलियां टूटकर गिर जाती हैं। तो SO2 की सांद्रता जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये वाला ऑप्शन एक्चुअली गलत है। तो यहां पर आप देखोगे तो गलत पूछा हुआ है, तो बी गलत है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है, रंगहीन, गंधहीन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति अवरुद्ध करने की क्षमता कारक कारण जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषाक्त है। ठीक है, तो वायु में मुक्त होता है, हीमोग्लोबिन से संयोजित कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुलन से 300 गुना अधिक अस्थायी होता है। तो याद रखना कि रक्त में हीमोग्लोबिन साथ जो है संकलित होकर या संयोजित होकर, ठीक है, हीमोग्लोबिन से संयोजित होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार इस चीज का ख्याल रखना। यस, उपरोक्त में कितने कणकीय प्रदूषण के रूप में कार्य करते हैं? बैक्टीरिया, कवक और शैवाल। तो कणकीय जो प्रदूषण अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है तीनों के तीनों जो है बैक्टीरिया, कवक और शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल तीनों के तीनों क्या करते हैं? यस, रेडियो सक्रिय समस्थानिक आइसोटोप की अर्ध आयु जितनी अधिक होगी, मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तो ये बिल्कुल गलत है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ वे पदार्थ तत्व हैं जो विकिरण से उत्सर्जित करते हैं, इसलिए वे स्थायी नहीं होते हैं और अन्य रेडियो सक्रिय, गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उनसे जो नुकसान हो सकता है वह रेडियो सक्रिय तत्व और उनकी अर्ध आयु प्रक्रियाओं के कारण उनकी सांद्रता आधा होने में लगा आवश्यक समय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य प्रभाव पर उतना ही प्रभाव जो है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव उतना ही कम होता है। तो यार ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। कोबाल्ट, कैल्शियम, आयोडीन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक के कारण रेडियो सक्रिय प्रदूषक पर्यावरणीय क्षरण होता है। तो ये वाली बात भी गलत है एक्चुअली, तो ये वाला गलत है, दोनों के दोनों गलत है। सो बी, यस, यहां पर आप देखोगे 26 में अगर आप देखोगे तो दोनों गलत है, तो डी आ जाना चाहिए ना, इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, डी होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ थोड़ा इसको सही कर लो, यहाँ इसको सही कर लो, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है और यहाँ पर पूछा कौन सा सही है, तो डी सही है। 27, जल की गुणवत्ता के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जल उपयोग के लिए कम उपयुक्त होती है, जल उपयोग के लिए कम उपयुक्त होती है, मतलब जिस जल में बीओडी बहुत ज्यादा है, बीओडी बहुत ज्यादा है तो वहां पर कम यूज में वो होती है। ठीक है, तो पानी के एक नमूने की एक निश्चित मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए
बैक्टीरिया को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। स्वच्छ पानी का बीओडी जो होता है 5-5 पीएम होता है, और अत्यधिक प्रदूषित पानी का जो बीडी 17 होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर पानी में बीओडी की मात्रा पानी के कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का माप है। इस संबंध में इसे जैविक रूप से तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो याद रखना, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि उच्च ऑक्सीजन मांग वाला जल उपयोग के लिए कम उपयुक्त होता है, क्योंकि बीओडी इसमें जब ज्यादा होगा तो ये मतलब प्रदूषित पानी, अभी जस्ट बताया था 17 ppm। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी रासायनिक और जैविक प्रदूषकों को मापती है, तो ये गलत है ना। बीओडी कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की माप है, न कि रासायनिक अकार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए। ठीक है, इसलिए रासायनिक प्रदूषकों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए गलत है। तो सही कौन सा है? ए कथन सही है, ये वाला गलत है। वैसे ये गलत हुआ तो इस रासायनिक की वजह से हुआ है। ठीक है, 28 भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उपरोक्त में से किन अधिकारों की गारंटी देता है? अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार बिल्कुल देता है, सही बात है। आर्टिकल 29 हम सबने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन जो है, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, उनका प्रशासन करना, तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी नॉट बी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया इसको सही कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, थर्ड ऑप्शन उसमें था ही नहीं। क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, एक वैधानिक निकाय है क्या? तो गलत है, एक वैधानिक निकाय नहीं है। आयोग को पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता के साथ एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यहां पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? ये गलत है। आयोग के सदस्यों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों से नियुक्त किया गया है, तो ये वाली बात सही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अर्बन लोकल बॉडी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगेन लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यूएलबी दो प्रकार के होते हैं, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये बिल्कुल गलत है। 3 प्रकार के होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। राज्य में महाराष्ट्र में भारत में यूएलबी की सबसे ज्यादा संख्या है, तो ये भी गलत है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, दोनों के दोनों गलत है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको अर्बन लोकल बॉडीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सबसे कम जो है चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगी। ठीक है, याद रखना। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के संदर्भ में तो पूछ रहा है कौन कौन सी नदी किन किन देश किन किन राज्यों के बीच विवादित है? वंशधारा छत्तीसगढ़ और वंशधारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश लिख लीजिए। बाकी महादाई जो है ये सही है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बाकी कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 32 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो व्यक्ति पुनर्विक्रय के लिए सामान खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, तो ये बिल्कुल कथन यहां पर सही है। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति में अन्य लोगों के अलावा न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो चयन समिति का एक्चुअली यहां पर कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक, प्रमाणन चिन्ह और फिर जारी करता, एग मार्क जो है, इको मार्क और इंडियन ऑर्गेनिक मार्क कौन कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा कि इको मार्क तो ब्यूरो जो है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड जो है, भारतीय मानक ब्यूरो। इंडियन ऑर्गेनिक जो है कृषि एवं और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। एगमार्क जो फसाई नहीं, एगमार्क फसाई नहीं, एगमार्क जो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूंगा पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है, ये संभावना है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों, आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में भी है, बस पता होना चाहिए। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के बारे में पूछा है, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। जो ये रिपोर्ट तंत्र है ये संबंधित है यूएनएचआरसी से, यूनिवर्सल। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में किन देशों से घिरा हुआ है? तो दक्षिण चीन सागर सिंपल सी बात है भाई,
चीन से घिरा हुआ है, चीन है हमारे आसपास, जापान हमें देखने को मिलता है, दक्षिण चीन सागर में हमें मलेशिया, फिलीपींस हमें सॉरी देखने को मिलता है, ठीक है, इंडोनेशिया हमें देखने को मिलता है, ब्रुनई देखने को मिलता है, चीन देखने को मिलता है, ये जापान थोड़ा ऊपर है, जापान थोड़ा ऊपर है, ठीक है। 36 इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक, 9 लाइन में विवाद है जापान का भी। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में। कहां पर है, रोम इटली में, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियर एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल दोनों के दोनों सही है, हेडक्वार्टर है ट्राई स्टेट में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, ठीक। 37 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के बारे में बताना है, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल हाल ही में इन्हें बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनरल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो गलत है। रिस्पॉन्सिबल जो है आपका मिनरल इनिशिएटिव जो है 2008 में रिस्पॉन्सिबल बिजनेस अलायंस और ग्लोबल ई सस्टेनेबल इनिशिएटिव के सदस्यों के द्वारा किया गया है, तो ये भाई ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बाकी ये दो ऑप्शन सही है। यूरोपीय संघ भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की सूची के लिए समान मापदंडों को अपनाया है। वर्तमान में भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों में के एक समूह को सूचीबद्ध किया है, तो इसलिए 2 इसमें क्या है कथन सही है, ठीक। सुंदरबन, यह विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी सुंदरबन अधिकांश क्षेत्र भारत में स्थित है, तो ऐसा नहीं है। भारत और बांग्लादेश जो है 60% बांग्लादेश में है। बाकी थर्ड ऑप्शन सही है कि इसको यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि से नामित किया गया है, तो इसमें 2 कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 फिश मीट के बारे में पूछा हुआ है, फिश मीट के बारे में, मिंट के बारे में। फिश मिंट ने औषधीय गुणों और लाभों को पारंपरिक चीनी चिकित्सा के प्राचीन ग्रंथों के साथ आयुर्वेद और सिद्ध में दर्ज किया गया है, बिल्कुल सही है। मध्य एशिया का स्थानिक है फिश मिंट जो है। बाकी ये बाढ़ प्रतिरोधी होता है, ठीक है, तो नम मृदा में आसानी से उग जाता है फिश मिंट जो है। औषधीय गुण लाभों के पारंपरिक चीनी और जापानी चिकित्सा के प्राचीन ग्रंथों के साथ आयुर्वेद सिद्ध में प्रलेखित किया गया है। 40 वेनेडियम, गुजरात में मिला है वेनेडियम। ओनली स्टेट टू गिव एविडेंस द मेटल टिल नाउ, तो ये वाली ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी जो है उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी वेनेडियम हमें देखने को मिलता है। खंबात की खाड़ी में भी हाल ही में मिला देखने को, ठीक है, याद रखना। बाकी यह धातु टाइटे नो मैग्नाइट खनिज में पाई गई है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से शुद्ध रूप में बहुत कम पाया जाता है। रक्षा एरोस्पेस में इसका महत्वपूर्ण योगदान मतलब यूज होता है। 41 पुलिकली के संदर्भ में केरल की लोक कला है, बिल्कुल सही है। इसमें मुख्य रूप से कहानियां, पौराणिक कथाओं, महाकाव्य के दृश्य शामिल है, इज द करेक्ट आंसर, ऐसा नहीं है। ये लोक कला का मुख्य विषय बाघ का शिकार है, जिसमें प्रतिभागी बाघ और शिकारी की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। 42 स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023 रिलीज की है, किसने रिलीज की है पहले तो यही बताओ। तो ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा रिलीज की है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। अवैध शिकार जो है के दबाव के कारण ब्लैक राइनो की आबादी कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जो अवैध शिकार के बावजूद काले गंडी की आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बाकी थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। यहां पर अगर आप देखोगे कि आवास विस्तार के कारण भारत में एक सींग वाले राइनो की आबादी में वृद्धि हो रही है। सो 2 ऑप्शन सॉरी केवल एक कथन जो है इसमें सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, केवल एक कथन सही है। राइनो रिपोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है, संभावना है, ठीक है। और 2023 में हमने एक भी केस ऐसा नहीं देखा पोचिंग का, किससे रिलेटेड, राइनो से रिलेटेड, यानी कि शिकार का कोई भी हमने देखा नहीं रिलेटेड टू राइनो। यस, न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति जो है किससे संबंधित है, तो जेल से संबंधित मुद्दों की जांच करना इसमें शामिल है। डिऑक्सीजनेशन, समुद्र और तटीय जल में ऑक्सीजन की मात्रा में समग्र गिरावट है, ठीक है, ये यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, एक सेकेंड, ठीक है। यह तब होता है जब जल में ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन पुनः पूर्ति से कम होती है। तो दोनों क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ लगाना है, सॉरी नॉर्थ से साउथ लगाना है।
वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य, एक 1 सेकेंड गाइस, वीरांगना दुर्गावती, देब्रीगढ़, देहिंग, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेगा देहिंग पटकोई, यहां पर है देहिंग पटकोई, देहिंग पटकोई, वीरांगना, देब्रीगढ़ और आपका ये है आपका भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक। क्वेश्चन 46, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, गलत। तो अगर आप देखोगे ये केंद्र प्रायोजित योजना है। बहुत सारी स्कीम एक सेंटर स्पॉन्सर होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है, एक सेंटर की सेक्टर स्कीम होती है। ठीक है, याद रखना दोनों को। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो ये स्कीम है का क्रियान्वयन कर रही है, एक्चुअली इसका जो क्रियान्वयन है वो जनजाति कार्य मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, जनजाति मंत्रालय। बाकी थर्ड ऑप्शन सही है। इस योजना में दूरसंचार कनेक्टिविटी से प्रमुख कमियों को कम करने की परिकल्पना की गई है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन केवल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। 47 आईएमडी के बारे में पूछा हुआ है। आईएमडी विज्ञान और संबंध विषयों से संबंधित सभी मामलों की प्रमुख एजेंसी है, ये बिल्कुल सही है। ये किस मंत्रालय के तहत है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है, याद होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत है आईएमडी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। आईएमडी को कृषि अन्य राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आंकड़े प्रदान करने का आदेश दिया गया है। तो दो कथन यहां पर सही है, पहला और दूसरा ये गलत है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय याद रखना। 48 ढोकनाल मगाजी है ना, कहां है? कोरियल साड़ी, असम में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कोरियल साड़ी अगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, और खरेक जो है, कच्छी खरेक जो है, ये कहां पर है? ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। वांचो लकड़ी शिल्प अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। 49 स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण हुआ है किस राज्य में? तो इसका जो नाम है वो है डी, आंध्र प्रदेश में अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की। ठीक है, 206 फीट। हेनेल पासपोर्ट सूचकांक 2024, सूचकांक हेनेल एंड पार्टनर्स के द्वारा तैयार की गई वार्षिक सूची है। बाकी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों विश्लेषण पर आधारित है। 10 सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट में से एक है, तो ये गलत है। एक्चुअली भारत जो है 82वें स्थान पर है, 82वें स्थान पर है। ठीक है, तो विश्व के 10 में कहीं हमारा कोई नाम नहीं है, इसलिए वो गलत है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए। सो ये रहा आपका पार्ट 1 का डिस्कशन। पार्ट 2 का डिस्कशन हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो मिलते हैं कल की क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।